देखो भाई क्या होता है कि एवरेज वैल्यू क्यों कैलकुलेट करते हैं, इसके जस्ट पहले वाले मैंने वीडियो में बताया था कि आरएमएस वैल्यू क्यों कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, उसमें मैंने बहुत ही डिटेल लेक्चर मैंने बनाया हुआ है, आप पीछे वाला लेक्चर वीडियो आप प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, आरएमएस वैल्यू का हमारा। ठीक, तो आरएमएस वैल्यू मैंने क्या बताया था कि आरएमएस वैल्यू हमको क्यों कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ती है एसी वेवफॉर्म की, क्योंकि वो हमें क्या बताता है, वो हमें एक्चुअल में क्या बताता है कि कितना हीट वहाँ पर डेवलप हुआ उस एसी सर्किट में, राइट। तो जितना हीट डेवलप हुआ उस पर्टिकुलर एसी सर्किट में, तो कौन सी वैल्यू कंसीडर करके हीट निकालेंगे, एवरेज वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, या हमारा आरएमएस वैल्यू, हमको तो पता नहीं है क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल वैल्यूज आ रही है। यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू भी है हमारे पास, एवरेज वैल्यू भी है, आरएमएस वैल्यू भी, तो कौन सी वैल्यू लेंगे। ठीक है, तो कौन सी वो पर्टिकुलर वैल्यू है जिसपे हमारा सेम अमाउंट ऑफ हीट वहाँ पर प्रोड्यूस होगा, वो होता है हमारा आरएमएस वैल्यू। ठीक है, मतलब सेम लोड के लिए जब डीसी सप्लाई और एसी सप्लाई देंगे तो इन दोनों से हीट जो सेम बनेगी इस पर्टिकुलर वेवफॉर्म में, जो आरएमएस वैल्यू होता है वो हमारा होता है वैल्यू जिसपे हमारा सेम अमाउंट ऑफ हीट वहां पर प्रोड्यूस होता है, राइट। अब यहाँ पर समझते हैं कि एवरेज वैल्यू क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं। एवरेज वैल्यू का भी यहाँ पर मकसद है कि हम यहाँ पर क्यों एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर एवरेज वैल्यू समझने के लिए एक छोटा सा सिंपल एक फंडामेंटल समझ लेते हैं। ठीक है, वो क्या है, करंट। यानी कि करंट हमको पता है कि करंट का यहाँ पर बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। आई क्या होता है, करंट, क्यू चार्ज, टी टाइम, जिसको हम लोग सेकंड्स में डिनोट करते हैं, और चार्ज को कुलम्स में, यानी कि कैपिटल सी, राइट। तो यहाँ पर तीन पैरामीटर्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो अगर मुझे इस फॉर्मूले से अगर मुझे चार्ज अगर निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा, Q इज इक्वल टू आई डॉट टी। अब ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, Q यानी कि जो हमारा टोटल चार्ज है वो कितना ट्रांसफर हुआ, कैसे पता चलेगा, जितनी हमारी करंट वहाँ पर डिलीवर हो रही है और जितने टाइम के लिए डिलीवर हो रही है, T, इन दोनों का जब प्रोडक्ट करेंगे तब हमारा निकलेगा टोटल चार्ज ट्रांसफर्ड, मतलब उस सर्किट में कितना हमारा टोटल चार्ज ट्रांसफर हुआ, इन दोनों के प्रोडक्ट से पता चलेगा, राइट। अब यहाँ पर आते हैं। अब इस वेवफॉर्म में देखो, आप इस वेवफॉर्म में अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो पहला वाला जो हमारा वेवफॉर्म है ये डीसी सप्लाई, इस डीसी सप्लाई में अगर आप ध्यान से देखोगे तो हर पॉइंट पर, चाहे कोई भी आप पॉइंट यहाँ पर कंसीडर कर लो, हर पॉइंट पर जो वैल्यू है इसकी वो क्या है, सेम, हर पॉइंट पर सेम इसकी वैल्यू है, राइट। यानी कि यहाँ पर जब हम Q कैलकुलेट जब करेंगे डीसी सर्किट में, जब डीसी सर्किट में हम Q कैलकुलेट करेंगे, ठीक, तो यहाँ पर जो हमारा I आएगा वो तो हमारा सिंपल जो हमारा I है उसका कोई एवरेज वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू तो है नहीं, जो भी यहाँ पर वैल्यू आएगा वो सेम ही रहेगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पर जो VT लिखा हुआ है, VT यहाँ पर क्या है एक्चुअल में V, कैपिटल V, क्योंकि यहाँ पर कोई मैक्सिमम वैल्यू एवरेज वैल्यू तो होता नहीं है ना। और अगर हमको यहाँ पर अगर एवरेज वैल्यू अगर इसका कैलकुलेट कर निकालना रहेगा I इज इक्वल टू, तो V डिवाइड बाई सिंपली R करेंगे, राइट, V डिवाइड बाई सिंपली R। तो I यहाँ पर निकालने का प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो भी पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, जो भी यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू है, उसी को डिवाइड कर देंगे सिंपल लोड से, तो यहाँ पर I हमारा निकल जाएगा, और T तो हमारा हमको पता ही है, ठीक। तो यहाँ पर जब डीसी सर्किट में जब चार्ज जब कैलकुलेट करेंगे तो सिंपल I और T के मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा टोटल चार्ज यहाँ पर डीसी में निकल जाएगा। लेकिन जब एसी में जब कैलकुलेट करेंगे टोटल चार्ज, तब हमारे पास फिर से यहाँ पर कंफ्यूजन आएगा। वो कंफ्यूजन क्या है कि हमारे पास तीन वैल्यूज हैं, IM करेंगे या लिख देता हूँ मैं पूरा, QAC, I एवरेज करेंगे या I RMS करेंगे। यानी कि जो एसी सर्किट है उसमें टोटल चार्ज अगर हमको निकालना है कि टोटल चार्ज कितना ट्रांसफर हुआ, तो हमारे पास तीन चॉइसेस है, ये तीन, मैक्सिमम वैल्यू, एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू। तो कौन सी वो पर्टिकुलर वैल्यू है जिससे हमको ये पता चलेगा कि टोटल चार्ज हमारा उस पर्टिकुलर सर्किट में कितना ट्रांसफर हुआ जब हम वहां पर एसी सप्लाई दे रहे हैं। तो हमको कैसे पता चलता है, एक्चुअल में वैल्यू होती है एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू से ही हमको पता चलता है कि वहां पर जो टोटल चार्ज है उस पर्टिकुलर सर्किट पे कितना ट्रांसफर हुआ। तो इसका मतलब ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है, इसका मतलब डीसी सर्किट में जितना चार्ज ट्रांसफर हुआ, चार्ज ट्रांसफर हुआ वो एग्जैक्टली इक्वल होता है एसी सर्किट में जितना चार्ज ट्रांसफर हुआ, लेकिन किस वैल्यू पर, एवरेज वैल्यू पर। तो कॉन्सेप्ट ये है एक्चुअली में। तो इसका मतलब जो एवरेज वैल्यू होता है वो एक्चुअल में क्या इंडिकेट करता है कि टोटल चार्ज ट्रांसफर्ड इन एसी सर्किट, वो उसके एक्विवेलेंट होता है। तो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर जब भी निकालेंगे चार्ज ट्रांसफर, एवरेज वैल्यू पर कैलकुलेट करेंगे। अब एवरेज वैल्यू पर ही क्यों कैलकुलेट करेंगे वो देख लेते हैं। अब इस वेवफॉर्म पे नजर डालते हैं थोड़ा सा। इस वेवफॉर्म को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो हमारा एसी है, ऑल्टरनेटिंग वेवफॉर्म, ऑल्टरनेटिंग ही क्यों होता है इस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा जो हम लोग मशीन पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑल्टरनेटिंग वेवफॉर्म है, इसका अगर हाफ साइकिल अगर यहाँ पर देखो, ये वाली वेवफॉर्म, अगर मैं इसको नीचे अगर मान लो एक्सटेंड करता हूँ, ठीक है, नीचे एक्सटेंड किया मैंने,
यानी कि जितनी वैल्यू हमने डीसी की ली उतनी ही वैल्यू हमने एसी की ली। कहने का मतलब तो ये हुआ, राइट। तो जितनी वैल्यू हमने डीसी की ली उतनी हमने अगर एसी की ली, तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है टोटल चार्ज ट्रांसफर, कि कितना चार्ज वहां पर ट्रांसफर हुआ, यानी कि हमको करंट और टाइम को मल्टीप्लाई करना है। तो अगर पहले वेवफॉर्म में अगर आप देखोगे डीसी में, इस पर्टिकुलर वेवफॉर्म में, तो अगर मतलब कहने का है जो टोटल एरिया है, ये वाला एरिया, इस एरिया में ये जो टोटल एरिया है डिवाइड बाय टोटल टाइम पीरियड, जितना हमने टाइम पीरियड यहाँ पर कंसीडर किया हुआ है, ठीक है। ये वोल्टेज का वेवफॉर्म है। वोल्टेज को अगर आप रेजिस्टेंस से डिवाइड करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका करंट निकल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो टोटल एरिया है, इस पर्टिकुलर टोटल एरिया को अगर हम टोटल टाइम पीरियड से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारा एवरेज वैल्यू निकल जाएगा, जो कि आएगा सेम वैल्यू आएगा v, क्योंकि यहाँ पर सारी वैल्यूज क्या है, सेम। जैसे कि मैंने ये कहा कि एक क्लासरूम में अगर 4 स्टूडेंट्स हैं, मैं एक एग्जांपल उसका बता दूंगा, तीनों ने 30 मार्क्स अगर वहां पर गेन किए उन लोगों ने, ठीक है, तो उनका एवरेज वैल्यू कितना है 30। यानी यहाँ पर किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर अगर आप देखोगे तो वैल्यू सेम है, तो एवरेज वैल्यू भी इसका क्या आएगा, सेम। अंडरस्टूड है। लेकिन एसी सर्किट में जब आप जाओगे तो यहाँ पर देखोगे आप हर पर्टिकुलर वैल्यू पर, यहाँ हर पर्टिकुलर पॉइंट पर यहाँ पर क्या है, जो भी एंगल आप यहाँ पर लोगे वहां पर वैल्यू डिफरेंट है। इस पे वैल्यू कुछ और है, इस पे वैल्यू कुछ और है, इस पे वैल्यू कुछ और है। मतलब हर पॉइंट पर अगर यहाँ पर आप देखोगे तो वैल्यूज अलग अलग हैं। इसका मतलब 0 एम्पियर से स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2 3 4 5, फिर उसके बाद मैक्सिमम पर जा रहा है, फिर उसके बाद 5 4 3 2 1, फिर 0। इस तरीके से वैल्यू इसकी इंक्रीज हो रही है, फिर डिक्रीज हो रही है। यानी कि यहाँ पर जब आप एवरेज वैल्यू जब आप निकालोगे इस पर्टिकुलर वेवफॉर्म का, यानी कि इसका जब आप एरिया निकालोगे, इसका एरिया का मतलब क्या होता है, समेशन। यहाँ पर जो हम ज्योमेट्रिकल टेक्निक में क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम समेशन कर रहे हैं, एरिया मतलब यहाँ पर समेशन कर रहे हैं। तो इसका जब आप समेशन निकालोगे और डिवाइड बाय टाइम पीरियड करोगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर ये वाला जो एरिया है और ये वाला जो एरिया है यहाँ पर एब्सेंट है, जबकि यहाँ पर पूरा जो हमारा एरिया है वो फिल्ड है। अंडरस्टूड है कि यहाँ पर जब हम एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो पूरा मैक्सिमम वैल्यू को टच करता हुआ वैल्यू नहीं आएगा, वो वैल्यू हमेशा कम ही आएगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो वैल्यूज है वहाँ पर वो है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यूज हमारी इंक्रीज होकर फिर डिक्रीज हो रही है। जबकि इस पर्टिकुलर वेवफॉर्म में अगर आप देखोगे तो थ्रू आउट द टाइम जो हमारी वैल्यू है वो क्या है, कांस्टेंट बनी हुई है। तो इसका मतलब जो एवरेज वैल्यू आएगी उसमें भी क्या आएगी, सेम। लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, मैक्सिमम वैल्यू से कम आती है। कितनी कम आती है उसका एक निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है। तो ये प्रॉब्लम ये है। तो कहने का मतलब यहाँ पर अगर हमको चार्ज ट्रांसफर अगर निकालना है तो हमको सबसे पहले करंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और करंट की वैल्यू कैसे निकलेगी, जितना इस पर्टिकुलर वेवफॉर्म का एरिया है डिवाइड बाय टाइम पीरियड। सिंपल सा एकदम फॉर्मूला है, चाहे किसी भी वेवफॉर्म को, सिर्फ इसी का नहीं, किसी भी वेवफॉर्म को अगर हमको एवरेज वैल्यू निकालना है, सिंपल उस पर्टिकुलर वेवफॉर्म का एरिया निकालो, डिवाइड बाय टाइम पीरियड करो, एवरेज वैल्यू आ जाएगा बड़ी आसानी से, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि कैसे निकालते हैं। वाई समझ में आया ना कि वाई, क्योंकि यहाँ पर 2 क्वेश्चन थे कि क्यों कैलकुलेट करते हैं और दूसरा क्वेश्चन ये था कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हम लोग ये समझेंगे कि इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं एवरेज वैल्यू की, यानी कि जो हमारा ये एवरेज वैल्यू है यहाँ पर, ये एवरेज वैल्यू, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी भी पर्टिकुलर वेवफॉर्म के लिए, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर अब एवरेज वैल्यू देखते हैं कैसे निकालते हैं। एवरेज वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले मैं एक सिंपल सा एक मैथमेटिक्स का जो फॉर्मूला होता है एवरेज निकालने का, वो मैं पहले यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। हम सब ने पढ़ा है कि एप्टीट्यूड में, मैथमेटिक्स में एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करने का। मैं यहाँ पर एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने क्या ले लिया कि मान लेते हैं कि क्लास में हमारे कितने स्टूडेंट्स हैं, 4 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। 4 स्टूडेंट्स हैं, तो S1 के मेरे पास कितने हैं 30 मार्क्स, S2 ने कितना स्कोर किया है 30 मार्क्स, S3 ने कितना स्कोर किया है सपोज 30 मार्क्स, S4 ने भी कितना है 30 मार्क्स। अगर इसका नेचर अगर आप देखोगे तो सेम है कैसा, डीसी वेवफॉर्म की तरह, क्योंकि डीसी में भी अगर आप देखोगे तो हर पर्टिकुलर टाइम पर क्या वैल्यू है, सेम। तो इसका जब एवरेज आप निकालोगे तो एवरेज आप इसका कैसे कैलकुलेट करोगे, सिंपल सा फॉर्मूला ये होता है ना, समेशन। सिग्मा का मतलब क्या होता है, समेशन। सिग्मा हमारा क्या डिनोट करता है, समेशन। इस चीज़ को याद रखना है, ठीक है। चाहे सिग्मा हो या इंटीग्रेशन का सिंबल हो, सब यहाँ पर क्या डिनोट करता है, ये समेशन, ऐड करना। जब वैल्यूज जब ज़्यादा लार्ज हो जाती हैं तब वहाँ पर हमको लिमिट्स रख के यहाँ पर इंटीग्रेट करना पड़ता है, लेकिन वैल्यूज अगर छोटी है तो वहाँ पर वहीं पर हम सिग्मा यूज़ कर लेते हैं। लेकिन दोनों का मीनिंग जो होता है वो सेम होता है, राइट, समेशन करना। तो सिग्मा वैल्यूज कितनी 4, यानी कि k इक्वल टू 1 to 4। यहाँ पर मैंने लिख दिया SK, मतलब जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका समेशन। तो यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, यहाँ पर 4, ऐसे निकालेंगे। तो यहाँ पर एवरेज वैल्यू कैसे निकालेंगे, k 1 to 4 SK, 1 से 4 जब जाएंगे, यानी कि सबका समेशन जब करेंगे 30 + 30 + 30 + 30 डिवाइड बाय जब 4 करोगे तो वैल्यू आएगी सेम, यानी कि एवरेज, यानी कि सारे स्टूडेंट्स का एवरेज वैल्यू कितना है 30। एवरेज का मतलब होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, सब में कितना इक्वली वैल्यूज आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एवरेज आया 30।
अब सेम लॉजिक यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर वेवफॉर्म है, यहाँ पर जो वैल्यूज है हर पर्टिकुलर इंस्टेंट पर वैल्यूज हमको मिल रही हैं, राइट, हर पर्टिकुलर इंस्टेंट पर। ऐसा तो है नहीं कि वैल्यूज जो हमारी डिस्क्रीट टाइप है कि अब 1 सेकंड में मिल रही, फिर दूसरे सेकंड में, फिर तीसरे सेकंड में, ऐसे करके गैप करके मिल रही, नहीं गैप करके नहीं मिल रही है। ये जो वैल्यू है एक्चुअली ये कॉन्टिन्यूअस वैल्यूज हैं, कॉन्टिन्यूअस वैल्यूज, राइट। इसीलिए यहाँ पर हमको एक पर्टिकुलर एरिया निकालना पड़ेगा, इसका टोटल एरिया। तो जब हम यहाँ पर जब हम एवरेज वैल्यू निकालेंगे, एवरेज वैल्यू निकालने का मैं फॉर्मूला यहाँ पर लिख देता हूँ। एवरेज वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि मैंने वोल्टेज का वेव फॉर्म बनाया है इसलिए मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, वी एवरेज। अगर आप करंट निकालोगे, करंट की वेव फॉर्म होगी तो करंट का एवरेज वैल्यू निकालोगे, ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर एवरेज वैल्यू वी एवरेज जब मैंने यहाँ पर लिखा तो इसका फॉर्मूला सिंपल से ही है, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं उसी को बस कॉपी पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पर जो समीशन है वहीं पर हमको लिख देना है इंटीग्रेशन, राइट। और यहाँ पर जो लोअर लिमिट है यानी कि 0, मैक्सिमम लिमिट कितनी है हमारी, जो भी है t, क्योंकि हम किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए यहाँ पर निकालेंगे ना, चाहे पाई हो या 2 पाई हो, जो भी हो। तो यहाँ पर 0 to t यानी कि मिनिमम टू मैक्सिमम, और यहाँ पर जो हमारा फंक्शन है उसका समीशन, यानी कि हम किसका समीशन करना चाह रहे हैं, bt का। तो समीशन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू t, राइट। यहाँ पर डिवाइड बाय, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स है, लेकिन यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्या होगा, टाइम, t। एकदम सिंपल सा फॉर्मूला, यानी कि ये जो फॉर्मूला है इसी फॉर्मूले को अगर आप बुक में देखोगे तो इस तरीके से लिखा रहता है, v इज इक्वल टू 1/t 0 to t vt डॉट dt। एकदम सिंपल सा फॉर्मूला। इंटीग्रेशन का मतलब कुछ नहीं है, क्या है, एरिया, यानी कि समेशन, उस पर्टिकुलर वेवफॉर्म का एरिया निकाल रहे हैं और डिवाइड बाय टोटल टाइम पीरियड कर रहे हैं। वही चीज़ हम लोग एवरेज में भी करते हैं, टोटल समेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, यानी कि जो हमारा कॉन्सेप्ट है एवरेज वैल्यू निकालने का वो सेम है, बस यहाँ पर क्या है, हमारा थोड़ा सा मैथमेटिकल जो यहाँ पर टेक्निक है थोड़ा सा चेंज हो गया। यहाँ पर हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि हमारे पास कुछ फंक्शंस होते हैं यहाँ पर, जैसे कि साइन हो गया, कोसाइन हो गया, उसको तो हम डायरेक्टली ऐड कर नहीं पाएंगे, तो उसको इंटीग्रेट करके ही ऐड करना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर इंटीग्रेशन। तो एवरेज वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट है निकालने का वो एक्जैक्टली सेम है जैसे वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर किसी पर्टिकुलर वेवफॉर्म का, अगर मैंने यहाँ पर 2 वेवफॉर्म मैंने ड्रॉ किए, एक डीसी वैल्यू का और एक एसी सिग्नल मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया, तो इनका एवरेज वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे वो मैं भी निकाल के दिखा देता हूँ, राइट। ठीक, एवरेज वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिया। अब पहला कंसिडर कर लेते हैं डीसी सिग्नल, एवरेज वैल्यू ऑफ डीसी वेवफॉर्म, यहाँ पर देख रहे हैं, राइट। अब यहाँ पर सबसे पहले हमको क्या करना है, फॉर्मूला हमारे पास लिखा हुआ है, कोई भी टाइम पीरियड आप कंसिडर करो वैल्यू सेम ही आएगी, राइट। टाइम पीरियड यहाँ पर डीसी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, आप कुछ भी टाइम लो उसे वैल्यू सेम आएगी। वीटी हमको निकालना है, यहाँ पर वीटी फंक्शन क्या है, कांस्टेंट वैल्यू यानी कि वी, तो यहाँ पर वीटी हमारा क्या है, वीटी इज इक्वल टू वी। टाइम पीरियड मैंने टी ले लिया यहाँ पर, ठीक है, यानी कि 2t ले लो या t ले लो, कोई भी टाइम पीरियड आप ले लो। तो यहाँ पर जो वी एवरेज जब कैलकुलेट करेंगे, ठीक, तो 1/t 0 to t, उसके बाद vt यानी कि vt डॉट dt 0 to t, vt कितना है हमारे पास है, v dt। अब चूंकि हम इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, v, तो ये मतलब ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, v डिवाइड बाय t। अब जब 1 का इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि अंदर क्या बचेगा, 1 डॉट dt 0 to t, राइट, v डिवाइड बाई t। 1 का इंटीग्रेशन जब करेंगे t के रिस्पेक्ट में तो यहाँ क्या आएगा, t, और जब अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखेंगे तो क्या आएगा, t माइनस 0। इसलिए मैंने बोला कि आप कोई भी टाइम पीरियड लो वैल्यू क्या आएगी, सेम, क्योंकि यहाँ पर आपका जो भी टाइम पीरियड रहेगा वही टाइम पीरियड यहाँ पर भी मिलेगा आपको। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो t माइनस 0 मतलब t, यानी कि जो कैंसिल होकर वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, सिर्फ v। इसका मतलब डीसी सिग्नल का जो एवरेज वैल्यू होता है वो क्या होता है, v, यानी कि जो इसका मैक्सिमम वैल्यू है वही इसका एवरेज वैल्यू है, राइट। एकदम सिंपल, जैसे डीसी वैल्यू को मैंने निकाला है, एकदम इसी फॉर्मूले से हम लोग निकालेंगे किसका, एसी सिग्नल का एवरेज वैल्यू, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब उसके बाद देखते हैं किसका, एसी सिग्नल का एवरेज वैल्यू। यहाँ पर स्पेस कम है इसलिए मैं दूसरे में बनाता हूँ कि एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं एसी वेवफॉर्म का, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी वेवफॉर्म, राइट। अब देखो यहाँ पर एक छोटी सी बात का हमको ध्यान रखना है, जब भी एसी वेवफॉर्म का या ऑल्टरनेटिंग वेवफॉर्म का या फिर सिमेट्रिकल वेव का जब भी हम निकालेंगे वहाँ पर एवरेज वैल्यू, तो हमको एक छोटी सी बात का ध्यान ये रखना है कि जब भी एसी वेव का जब भी हम निकालेंगे एवरेज वैल्यू, तो यहाँ पर हमको हाफ साइकिल ही सिर्फ कंसिडर करनी है, क्योंकि ये क्या होता है हमारा, ये पूरा कंप्लीट साइकिल है,
टू पाई तक हमारा कंप्लीट साइकिल होता है, कंप्लीट वन साइकिल। लेकिन अभी मैंने क्या बोला कि जब भी हम एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, एवरेज वैल्यू जब भी कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर हम हाफ साइकिल ही कंसिडर करेंगे, यानी कि ये वाला, ये कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि पॉजिटिव साइड में अगर मान लो अगर +4 अगर वैल्यू है और नेगेटिव साइड में भी सेम वैल्यू है लेकिन ऑपोजिट पोलैरिटी का -4, तो जब एवरेज आप निकालोगे तो कितना आएगा? 0 ही आएगा ना। तो इसीलिए प्रॉब्लम ये है यहाँ पर कि जब हमारे पास सिमेट्रिकल वेव होती है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं कि जब भी एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो हाफ साइकिल ही वहाँ पर कंसिडर करते हैं, क्योंकि दोनों साइड वैल्यू सेम होती है लेकिन दोनों का नेचर कैसा है, दोनों का साइन कैसा है? ऑपोजिट। एक प्लस है तो दूसरा माइनस, इसीलिए यहाँ पर क्या करना है? हाफ साइकिल कंसिडर करना है। तो फॉर्मूला हमको सेम अप्लाई करना है। फॉर्मूला हमको पता ही है, वी एवरेज इज इक्वल टू 1/t 0 to t v of t dt। यहाँ पर जो v of t है वो क्या है हमारा? साइन ओमेगा टी। v of t हमारा यहाँ पर क्या है? vm साइन ओमेगा t, जो कि है क्या एक्चुअली में? इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज। t यहाँ पर हमारा क्या है? मैंने अभी बोला कि हाफ साइकिल कंसिडर करना है, तो हाफ साइकिल का मतलब पाई। तो यहाँ पर जो हमारा t है वो क्या है हमारा? कैपिटल टी कर लो, यहाँ पर कैपिटल टी लिखा हुआ है, पाई। तो अब इन दोनों चीज़ों को यहाँ पर फॉर्मूले में रख दो, एकदम सिंपल। 1/पाई 0 to पाई, वी टी का फंक्शन हमारे पास कितना है? vm साइन ओमेगा टी, राइट। डी टी जो फंक्शन जिसकी रिस्पेक्ट में फंक्शन है उसी की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पर जो फंक्शन है ओमेगा टी का है, तो इसीलिए यहाँ पर इंटीग्रेट भी किसकी रिस्पेक्ट में करेंगे? ओमेगा टी, राइट। अब यहाँ पर आगे देखते हैं 1/, अब यहाँ पर देखो vm कांस्टेंट है, तो मैं vm को डायरेक्ट यहाँ से बाहर निकाल दे रहा हूँ, vm डिवाइड बाय पाई। अंदर क्या बचा? 0 to पाई, यहाँ पर क्या बचा? साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी, राइट। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन एकदम सिंपल, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ओमेगा टी। लोअर लिमिट कितनी है? 0, अपर लिमिट कितनी है? पाई। तो यहाँ पर रख दो आप vm डिवाइड बाय पाई। जब यहाँ पर कॉस ओमेगा टी की जगह जो पाई रखोगे तो कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है? -1। मैं यहाँ पर पूरी वैल्यूज लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। फिर माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पर ऑलरेडी माइनस होती है, क्या हो जाएगा? प्लस, तो कॉस 0 डिग्री। तो यहाँ पर आप देख सकते हो vm डिवाइड बाय पाई, यहाँ पर कॉस पाई की वैल्यू होती है -1, -1 कितना हो जाएगा? +1, और cos 0 की वैल्यू होती है +1। तो यहाँ पर कितना आएगा? ये 112। तो यहाँ पर जब एवरेज वैल्यू यहाँ पर जब निकाल के देखोगे तो ये आपका आएगा v एवरेज इज इक्वल टू 2vm/पाई। वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, ठीक है। इसका मतलब जब आप इसको और कैलकुलेट करके जब आप देखोगे तो यहाँ पर आपका आएगा एक्चुअल में, मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पर जो आपका एवरेज वैल्यू आएगा वो एक्चुअल में आएगा करीब 0.636 ऑफ vm। इसका मतलब ये है कि अराउंड 63.6% ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू इज नथिंग बट द एवरेज वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर साइन वेव, ठीक है। यानी कि जो वैल्यू जब हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा vm है, vm का सिर्फ 63%, मतलब कि इससे नीचे ही होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो इसका जो एवरेज वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो हमेशा मैक्सिमम से हमको कम ही मिलेगा। वो कितना कम मिलेगा? इतना कम मिलेगा, राइट। तो हमको बस ध्यान ये देना है साइन वेव में कैलकुलेट करते हैं उसमें एवरेज वैल्यू, कि हमको जब भी कैलकुलेट करना है तो हमको हाफ वेव ही हमको कंसिडर करना है, फुल वेव नहीं लेना है। फुल वेव जब आप लोगे तो आपके अंडरस्टूड की वैल्यू कितनी आएगी? 0, राइट। अब एक चीज यहाँ पर और ध्यान देनी है, ये तो रहा सिमेट्रिकल वेव का। अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल वेव अगर आ गई तब हम उसका एवरेज वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी एक बार हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। अनसिमेट्रिकल वेव होता क्या है वो भी यहाँ पर समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये आई होप कि ये समझ आया होगा कि एवरेज वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो अनसिमेट्रिकल वेव का कैसे कैलकुलेट करते हैं वो अब देख लेते हैं, ठीक है। अनसिमेट्रिकल वेव का एवरेज वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? अनसिमेट्रिकल वेव क्या होता है सबसे पहले वो समझते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो एवरेज वैल्यू ऑफ अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है? मिरर इमेज। यहाँ पर आप देख सकते हो जैसा वेवफॉर्म हमारा ऊपर दिख रहा है वैसा ही हमारा वेवफॉर्म नीचे दिख रहा है, अ काइंड ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है। तो सिमेट्रिकल यानी कि मिरर इमेज। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो अनसिमेट्रिकल वेव है। अनसिमेट्रिकल कैसे? क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे पॉजिटिव साइड में कैसा दिख रहा है? रेक्टेंगल टाइप, और नेगेटिव साइड में कैसा दिख रहा है? ट्रायंगल। तो इसका मतलब जब यहाँ पर आप एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आपको सिर्फ हाफ साइकिल यहाँ पर कंसीडर नहीं करनी है, सिर्फ हाफ साइकिल कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि हाफ का मतलब तो यही हुआ ना कि सिर्फ इतना ही कंसीडर किया आपने निकाल दिया वैल्यू। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर जब अनसिमेट्रिकल का कैलकुलेट करोगे तो दोनों वैल्यूज देखो डिफरेंट है, दोनों वैल्यूज डिफरेंट है। इसका एवरेज कुछ और आएगा, इसका एवरेज कुछ और आएगा। इसीलिए जब इस ऐसी कोई पर्टिकुलर वेवफॉर्म जब वहाँ पर अगर आती है तो उसका एवरेज वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है? उसका एवरेज वैल्यू आपको पूरा कंप्लीट वेवफॉर्म का लेना है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो है 0 to t vt dt जो भी है प्लस,
और 2 to 4 जो भी यहाँ पर फंक्शन आ रहा है उसको जब आप इंटीग्रेट करोगे तब जाके आपका निकलेगा एवरेज वैल्यू। यानी कि आपको यहाँ पर एंटायर 1 साइकिल आपको यहाँ पर कंसिडर करनी पड़ेगी। किसके लिए? अनसिमेट्रिकल वेव के लिए। अनसिमेट्रिकल मतलब जब दोनों साइड आपको एरिया दिखे कि वहाँ पर एरिया कैसा है, डिसिमिलर, अलग अलग। अब यहाँ पर उसी तरीके से देखते हैं कि एवरेज वैल्यू और बाकी वेवफॉर्म्स का। वैसे तो बहुत सारी वेवफॉर्म्स होती हैं। 82 का जो क्वेश्चन पेपर आता है उसमें ऐसा शायद क्वेश्चन 1-2 बार पहले आया हुआ है, आरएमएस वैल्यू निकालने का, एवरेज वैल्यू निकालने का एक पर्टिकुलर वेवफॉर्म दे देते हैं। इसी पर आया क्वेश्चन। ये जो दिख रहा है ये किसका आउटपुट है? फुल वेव रेक्टिफायर का, ये हाफ वेव रेक्टिफायर का। इस पर क्वेश्चन आया हुआ है कि इसका एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। अब हमारे पास ऐसी वेवफॉर्म अगर आती है तो इसमें हमको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। कहने का मतलब जहाँ से हमारी साइकिल रिपीट हो रही है, ठीक है, उसके वहाँ तक हमको कंसीडर करना है। यानी कि इसका अगर आप फ्रीक्वेंसी देखोगे तो इसका फ्रीक्वेंसी यहीं से रिपीट हो रहा है, 0 से पाई, फिर सेम साइकिल रिपीट हो रही है 2 पाई, फिर 2 पाई से फिर 3 पाई, मतलब इसके बाद तो वापस से वही रिपीट हो रहा है ना। लेकिन अगर आप सेकेंड वेवफॉर्म में अगर आप देखोगे तो 0 से पाई वैल्यू मिल रही है, लेकिन पाई से 2 पाई हमको 0 मिल रहा है, कोई वैल्यू नहीं मिल रही है। फिर उसके बाद हमको मिल रही पाई। इसका मतलब जब इसका एवरेज वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो अगर आप इतना ही अगर आप कंसीडर करोगे तो वैल्यू आपका सेम आएगा, जो कि एसी वेव में जो निकालते हैं उसी के इक्वल आएगा। जबकि ये तो गलत है, क्योंकि हमारे पास पाई टू 2 पाई के लिए हमारे पास वैल्यू मिल ही नहीं रही है, 0 मिल रही है। इसीलिए हमको यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में हमको जो टाइम पीरियड कंसीडर करना है वो कितना करना है? 2 पाई। फंक्शन तो निकल जाएगा। फंक्शन क्या है? फंक्शन साइनसोइडल है। बस प्रॉब्लम किसका होता है यहाँ पर? टाइम पीरियड का, कि हमको कितना टाइम पीरियड वहाँ पर कंसीडर करना चाहिए। तो इस पर्टिकुलर केस में हाफ वेव रेक्टिफायर में हमको क्या करना है? 2 पाई टाइम पीरियड कंसीडर करना है। जितने टाइम के लिए वैल्यू मिल रही है, जितने टाइम के लिए वैल्यू नहीं मिल रही, क्योंकि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है 2 पाई से रिपीट हो रही है, यहाँ से अपना साइकिल फिर से रिपीट कर रहा है। लेकिन इसमें जब एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो सिर्फ 0 से पाई तक निकालेंगे, हमारा काम हो जाएगा। यानी कि इसमें जब टाइम पीरियड लेंगे तो हम क्या लेंगे? t = पाई, इतना ही लेंगे आपको हो जाएगा, क्योंकि फिर उसके बाद वेवफॉर्म रिपीट हो रही है, राइट। यहाँ पर भी आप 0 से जब 1 आप लोगे तो आपका काम हो जाएगा, t = 1। अगर आप t = 1 लोगे तो यहाँ पर भी एवरेज वैल्यू आसानी से निकल जाएगी, क्योंकि 1 के बाद वैल्यू रिपीट हो रही है, सेम ट्रायंगल रिपीट हो रहा है। देखो अब यहाँ पर ये कैसा आउटपुट हमको देखने को मिलता है? इन्वर्टर जब हम कैलकुलेट करते हैं, इन्वर्टर का आउटपुट कुछ ऐसा ही होता है। प्योर साइन वेव हमको नहीं मिलता है वहाँ पर, कैसा मिलता है? स्क्वायर वेव टाइप मिलता है। तो इसका जब ऑल्टरनेटिंग, ये भी तो ऑल्टरनेटिंग है, प्लस माइनस इस तरीके से ऑल्टरनेटिंग। तो इसका जब एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इसका भी लॉजिक सेम है, जो कि हमने यहाँ पर एसी वैल्यू को देखा था। कहने का मतलब हमको सिर्फ हाफ साइकिल ही कंसीडर करनी है, क्योंकि यहाँ पर ये एग्जैक्टली देखो सिमेट्रिकल है। यहाँ पर जितनी वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव उतनी नेगेटिव है। और अभी जस्ट इसके पहले मैंने बताया कि अगर पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू अगर सेम आ रही है तो यहाँ पर हमको क्या करना है? हाफ वेव ही कंसीडर करनी है, मतलब हमको सिर्फ यही वाला कंसीडर करना है। तो t = यहाँ पर भी हमको क्या लेना है? 1। तो कहने का मतलब कि जो एवरेज वैल्यू का जो फॉर्मूला है उसको हमको कैसे इंप्लीमेंट करना है कि इस वेवफॉर्म के लिए हमको यहाँ पर ध्यान से देखना पड़ेगा कि वेवफॉर्म का टाइप कैसा है, सिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल है, कांस्टेंट है, डीसी है, किस तरीके का आउटपुट है। ठीक है, वेवफॉर्म को ध्यान से देख के टाइम पीरियड ठीक से वहाँ पर सेलेक्ट करके उसके बाद ही फॉर्मूले को इंप्लीमेंट करना है। और जब भी ऐसा वेवफॉर्म दिख जाए तो हमको इस तरीके से इसको ब्रेक करके हमको कैलकुलेट करना है, क्योंकि यहाँ पर दोनों का एरिया अगर आप देखोगे तो दोनों का एरिया अलग है, तो एवरेज वैल्यू अलग आएगी, 0 नहीं आएगी। ठीक है, तो ये चीज़ हमको ध्यान रखना है यहाँ पर एवरेज वैल्यू में। ठीक है, इसके अलावा अगर एवरेज वैल्यू में अगर कोई भी अगर दूसरा अगर डाउट आता है, चाहे क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है वो समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको कमेंट करके पूछ लीजिएगा, या आप बोल दीजिएगा कि इस पर वीडियो बना दो। आप पेपर कौन से ईयर का है, कौन सा क्वेश्चन नंबर है, आप उसको डायरेक्टली आप कमेंट कर देना, मैं उस पर वीडियो डेफिनेटली बना दूंगा। राइट, थैंक यू।